सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें कुछ अवधारणाएं पढ़नी हैं जो इस सिद्धांत में काम आएगी। तो चलिए हम सबसे पहले अवधारणा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी है सीमांत भौतिक उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो जो सीमांत भौतिक उत्पादकता है या जिसे हम सीमांत उत्पादन कह सकते हैं, उसी में इसका अर्थ लिया जाता है। जब साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उससे जो भी उत्पादन प्राप्त हो रहा है या जो कुल भौतिक उत्पादन है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। और हमारा जो वक्र है एमपीपी का वो पहले बढ़ता है और फिर घटता हुआ उल्टे यू आकार का बनता है। दूसरी बात, सीमांत आगम उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई का हम प्रयोग करते हैं तो इससे टीआरपी, कुल आगम जो है या कुल आगम उत्पादकता जो होती है उसमें जो भी परिवर्तन आता है, टीआरपी में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत आगम उत्पादकता। और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एम आर पी बराबर डेल्टा टी आर पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब साधन की इकाई में परिवर्तन और डेल्टा टी आर पी का मतलब टी आर पी में परिवर्तन, कुल आगम उत्पादकता में परिवर्तन। या इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, एम आर पी बराबर जो सीमांत भौतिक उत्पादन है एम पी पी, उसको एम आर से गुणा कर दे तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, एम आर पी। नेक्स्ट हमारा है सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य। तो जो भी सीमांत भौतिक उत्पादन प्राप्त होता है उसे अगर कीमत से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य। और बाजार में अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो ये जो हमारा वीएमपी है और जो पहले हमने एमआरपी ज्ञात किया वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर दोनों क्या होते हैं, समान, इसलिए। फिर नेक्स्ट हमारा है औसत कुल आगम उत्पादकता। ठीक है, फोर्थ हमारा एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो कुल आगम उत्पादकता है टीआरपी उसमें हम साधन की इकाइयों का भाग देंगे तो हमारे पास में जो कुल आगम उत्पादकता है उसका औसत आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, AGRP। नेक्स्ट हमारा है औसत शुद्ध आगम उत्पादकता, एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो यदि हमें केवल एक जो साधन है श्रम, अगर उसका हिस्सा ज्ञात करना है औसत आगम में तो उसे हम क्या कहते हैं, ANRP। और इसको ज्ञात करने के लिए श्रम की जो कुल विशुद्ध आगम उत्पादकता है उसमें श्रम की इकाइयों का भाग दे दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ANRP। AGRP क्या दर्शाता है, सभी साधनों की औसत उत्पादकता। और ANRP किसको दर्शाता है, श्रम की औसत उत्पादकता। छठी अवधारणा हमारी है सीमांत साधन लागत, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, MFC। ठीक है, तो जब उत्पादन प्रक्रिया में साधन की एक अतिरिक्त इकाई को क्रय करते हैं तो उससे जो भी लागत आती है उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत लागत, MFC। ठीक है, जब हम साधन की 10 इकाइयों का प्रयोग करते हैं और खर्चा कितना आता है, 100 के बराबर। जब हम साधन की 11वीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमारा खर्चा हो गया है 120। तो ये 20 का जो परिवर्तन हुआ है लागत में उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत साधन लागत। और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारी कुल साधन लागत है TFC। यहाँ ध्यान रखना, TFC का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, TFC का मतलब यहाँ पे क्या है, कुल साधन लागत है। F का मतलब किससे है, फैक्टर से हैं। ठीक है, साधन लागत, ये ध्यान रखना है। तो जो हमारी साधन लागत है NV इकाई पर, उसमें से माइनस कर देंगे उससे पहले वाली इकाई पर कुल साधन लागत कितनी है, TFC।
ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कुल साधन लागत में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत साधन लागत कहते हैं। और फिर हमारी है औसत साधन लागत, मतलब एक इकाई का कितना खर्चा आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम जो कुल साधन लागत है उसमें साधन की इकाइयों का भाग दे देंगे। ठीक है, हमको निकालना है AFC। यहाँ पे AFC का मतलब किससे है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट से है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, F का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, AFC का मतलब किससे है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, प्रति इकाई साधन लागत, तो जो कुल साधन लागत है उसमें हम साधन की इकाइयों का भाग दे देंगे। या हम कहते हैं कि अगर औसत मजदूरी ज्ञात करनी है तो कुल मजदूरी में श्रम की इकाइयों का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, औसत साधन लागत, एक इकाई पर कितना खर्चा हो रहा है। अब देखिए, बाजार में जब पूर्ण प्रतियोगिता होती हैं तो हमारे जो AFC और MFC वक्र हैं वो समान होते हैं और x अक्ष के समानांतर बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AFC औसत साधन लागत और सीमांत साधन लागत दोनों बराबर होते हैं और दोनों का वक्र x अक्ष के समानांतर होता है। जबकि MRP और ARP दोनों की जो आकृति होती है वो कैसे होती हैं, यू आकार की होती है, उल्टे यू आकार की, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ARP वक्र है और MRP वक्र भी उल्टे यू आकार का होता है, लेकिन औसत आगम जो हमारा ARP है उसको ऊपर से काटता हुआ बनता है, ये MRP इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो संबंध है ARP और MRP वक्रों का वो ध्यान रखना है, आगे जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें रेखा चित्रों में इसका प्रयोग होगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है या जो साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत है वो क्या है। तो देखिए, वितरण के जितने भी सिद्धांत हैं, साधनों की कीमत निर्धारण के जितने भी सिद्धांत हैं, उसमें से सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ठीक है, हमारा ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसका जो प्रतिपादन है वो 1826 में जर्मन अर्थशास्त्री TH वान थुनेन द्वारा किया गया था और बाद में इसमें जो योगदान है वो JB क्लार्क हैं, वालरस हैं, विकस्टेड हैं, इन सभी ने इस सिद्धांत के विकास में योगदान दिया था। और फिर आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हैं, JR हिक्स हैं, इन्होंने इस सिद्धांत का विकास किया था बाद में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या कहता है कि उत्पादन के साधनों को जो मूल्य चुकाया जा रहा है, उत्पादन के साधनों को जो कीमत चुकाई जाती है, उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है, वो जो पारिश्रमिक है उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है, साधनों की सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, जिस साधन की सीमांत उत्पादकता ज़्यादा होगी उसको पारिश्रमिक अधिक चुकाया जाएगा, जिस साधन की सीमांत उत्पादकता कम है उसको पारिश्रमिक कम चुकाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सिद्धांत वो क्या कहता है, उत्पादन के साधनों की कीमत सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होती है। साधन की जो सीमांत उत्पादकता है उसी के आधार पर निर्धारित होती हैं। अल्पकाल में साधन को जो कीमत चुकाई जा रही है, साधनों को जो पारिश्रमिक चुकाया जा रहा है वो उनकी सीमांत उत्पादकता से कम हो सकता है। ठीक है, साधन की जो सीमांत उत्पादकता है MPP उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। कब, अल्पकाल में। ठीक है, तो अल्पकाल में साधन की कीमत सीमांत उत्पादकता से ज़्यादा, कम अथवा उसके बराबर हो सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल की बात की जाए तो दीर्घकाल में साधनों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर होगा। ठीक है, साधनों को कितनी कीमत चुकाई जाएगी, कितना पारिश्रमिक चुकाया जाएगा, जितनी उनकी सीमांत उत्पादकता है, और कब, दीर्घकाल में। ठीक है, अब देखिए सिद्धांत में क्या क्या मान्यताएं मानी गई है। तो सबसे पहले माना गया है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती हैं और जो उत्पादन के साधन हैं वो पूर्णतया गतिशील होते हैं।
फिर ये जो सिद्धांत वो कब लागू होता है? दीर्घकाल में लागू होता है। जो फर्म है उसका उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ करना अपना। फिर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। उत्पादन की तकनीक स्थिर होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और उत्पादन के जो साधन उनका पूर्ण प्रतिस्थापन किया जा सकता है। साधन जो होते हैं उनको हम छोटे छोटे इकाइयों में बांट सकते हैं। साधन विभाजनीय होते हैं और सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं। तो ये वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की मान्यताएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्पकाल में साधन की कीमत उनकी सीमांत उत्पादकता से कम, ज़्यादा या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अल्पकाल में साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होगा। तो अल्पकाल समयावधि क्या होती है? जिसके अंतर्गत फर्म क्या करती हैं? साधनों की जो मात्रा है उसको घटा बढ़ा नहीं सकती हैं। उत्पादन का जो पैमाना है, प्लांट है, उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको अतिरिक्त लाभ या असामान्य लाभ, हानि, सामान्य लाभ, तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असामान्य लाभ की स्थिति, या जिसको हम कह सकते हैं अतिरिक्त लाभ। तो देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि जो साधन है उसकी कीमत निर्धारण के सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो सीमांत लागत वक्र है MFC और दूसरा MRP, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जहाँ पर MFC और MRP बराबर होगा वो स्थिति क्या होगी? संतुलन की स्थिति होगी। और दूसरी स्थिति कि फर्म को अधिकतम लाभ हो रहा है, हानि हो रही है या सामान्य लाभ हो रहा है, उसके लिए हम कौन से वक्रों का प्रयोग करेंगे? औसत वक्रों का। औसत साधन लागत वक्र और औसत आगम वक्र। ठीक है, ARP। तो ARP और AFC क्या निर्धारित करेगा? फर्म को लाभ हो रहा है या हानि, और MFC और MRP के द्वारा फर्म का संतुलन। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले असामान्य लाभ कब होगा? जब ARP ज़्यादा होगी किसकी तुलना में? AFC की तुलना में। प्रति इकाई जो आय हैं अगर वो प्रति इकाई लागत से अधिक हैं तो ये असामान्य लाभ की स्थिति है, अतिरिक्त लाभ की स्थिति है। और इसको हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें हमने OX पर साधन की इकाइयाँ और OY पर साधन कीमत आगम ली हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो हमारा AFC और MFC वक्र क्या होता है? OX के समानांतर बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। फिर हमारा MRP वक्र बनाएंगे तो हमने ये बनाया MRP वक्र। अब देखिए MRP और MFC, सबसे पहले हमने नहीं देखा था कि MRP और MFC बराबर होना चाहिए। तो कहाँ पे बराबर हैं? इस E बिंदु पर। तो ये जो E बिंदु है वो क्या कहलाएगा? संतुलन का बिंदु। तो ये डायग्राम तुमको सब में बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कौन सा वाला डायग्राम? ये कह रहा हूँ मैं, ये MFC, MRP, AFC और MFC हैं और ये हमारा है MRP। सर्वप्रथम ये डायग्राम बनाना है और ये संतुलन की स्थिति है। ठीक है, अब जो हमारा ARP वक्र बनाएंगे, ठीक है, अगर तुम इससे ऊपर की तरफ बनाओगे तो कौन सा बनेगा? अतिरिक्त लाभ। इसके समानांतर, इसके टच करता हुआ बनाओगे तो सामान्य लाभ, और इससे अगर नीचे की तरफ बनाओगे तो हानि। तो तीनों वक्र हम अलग अलग बनाएंगे अब। तो देखिए असामान्य लाभ की स्थिति में, ठीक है, ये हमारा MFC वक्र है AFC, ये हमारा MRP वक्र है, ये E बिंदु संतुलन की स्थिति है, और ARP अगर इससे ज़्यादा है। ठीक है, पता कैसे चल रहा है कि वस्तु को उत्पादन करने की जो औसत लागत है AFC वो कितनी है? O से लेकर P तक है। ठीक है, एक कॉस्ट वाला कर्व है हमारा, तो लागत कितनी है? O से लेकर P तक। जबकि मिल कितना रहा है तो उसके लिए हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू वक्र हमारा, तो ARP। तो रेवेन्यू कितनी मिल रही है? O से लेकर P1 तक। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कितनी है? P1 तक, जबकि खर्चा कितना है? P तक ही है। तो P से लेकर P1 जो ज़्यादा मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? असामान्य लाभ। और कुल असामान्य लाभ कितना हो जाएगा? P1T E इस क्षेत्र के बराबर। ठीक है, P1
टी ई ये जो पूरा क्षेत्र है वो किसको दर्शाता है, असामान्य लाभ को। इसका मतलब इस स्थिति में क्या हो रहा है, श्रम जो उत्पादन का जो साधन है उन साधनों का शोषण हो रहा है, ठीक है। अतिरिक्त लाभ की जो स्थिति है P1 टी ई क्या दर्शाता है, साधनों का शोषण। साधनों का कितना प्रयोग हो रहा है, O से लेकर Q, और साधन की जो कीमत है वो कितनी है, O से लेकर P, जबकि उससे मिल कितना रहा है, O से लेकर P1 तक। तो P से लेकर P1 तक जो ज़्यादा मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, असामान्य लाभ। दूसरी स्थिति हमारी है सामान्य लाभ की। तो सामान्य लाभ के लिए क्या जरूरी है, जो ARP है वो AFC के बराबर होने चाहिए। तो इसको समझाने के लिए हमने ये रेखा चित्र बना दिया। पूर्ण प्रतियोगिता में AFC और MFC वक्र OX के समानांतर, MRP वक्र ऐसे उल्टे यू आकार का बना दिया। ई बिंदु संतुलन की स्थिति है। अब साधन लागत कितनी है, O से लेकर P, तो ARP भी कितनी होनी चाहिए, O से लेकर P होगी, तभी क्या होगा, सामान्य लाभ, न लाभ न हानि की स्थिति, ठीक है। जितनी लागत है AFC उतनी ही क्या होनी चाहिए, ARP, इसलिए हम ARP वक्र को इस बिंदु से टच करता हुआ बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसी से हम देखते हैं कि जो AFC है वो कितनी है, O से लेकर P, और ARP भी कितनी है, O से लेकर P। तो ये न लाभ न हानि जो सामान्य लाभ होता है उसको दर्शा रहा है। और तीसरी स्थिति है हमारी हानि की स्थिति। और हानि कब होगी, जब औसत साधन लागत ज़्यादा होगी, AFC ज़्यादा होती हैं ARP की तुलना में, ठीक है। इसको हम इस रेखा चित्र से समझा सकते हैं। तो इस रेखा चित्र में हम देखते हैं तो हमारा जो MFC वक्र है ये रहा, और MRP वक्र ये रहा, ठीक है। दोनों बराबर कहाँ पे हैं, ई बिंदु पर। तो ई बिंदु क्या है, संतुलन की स्थिति को दर्शाता है ये। अब जो साधन लागत प्रति इकाई लागत कितनी है, O से लेकर P तक है, ठीक है। साधन लागत जब O से लेकर P तक है, लेकिन जब रेवेन्यू आगम इससे कम होगी तो क्या होगा, फर्म को हानि, ठीक है। तो O से लेकर P तक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस Q से लेकर E तक। तो ARP जो है वो इस E से नीचे की तरफ होनी चाहिए, जैसे हमने बना दिया ये। तो अब ARP कितनी है, E1 है, ठीक है। ARP कितनी है, Q से लेकर E1 तक, या हम कह सकते हैं O से लेकर P1 तक। जबकि लागत कितनी है, O से लेकर P तक, या Q से लेकर E तक। तो लागत कितनी ज़्यादा है ARP की तुलना में, E से लेकर E1 तक, या P से लेकर P1 तक। तो ये क्या है, प्रति इकाई हानि। और कुल हानि कितनी है, तो ये पूरे क्षेत्र के बराबर ये कुल हानि है, ठीक है दोस्तों। तो ये हानि की स्थिति है। अब हम पढ़ते हैं दीर्घकाल में, ठीक है। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में फर्म जो है साधनों की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है, उनको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में जो साधन की कीमत है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही होगी, ठीक है। तो दीर्घकाल में जो हमारा AFC वक्र है, MFC वक्र हैं, ARP हैं और MRP, ये चारों क्या होंगे, बराबर। दीर्घकाल में चारों क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो इसके लिए हम ये रेखा चित्र बना लेते हैं। ये हमारा AFC इक्वल टू MRP है, ये हमारा MRP वक्र है। ए बिंदु संतुलन का बिंदु हो गया। अब इसमें AFC कितनी है, O से लेकर P तक है। औसत साधन लागत कितनी है, O से लेकर P, और औसत आगम उत्पादकता भी कितनी होनी चाहिए, O से लेकर P होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं Q से लेकर E होनी चाहिए, तभी क्या होगा, सामान्य लाभ। तो ARP वक्र हमने इस E बिंदु को स्पर्श करता हुआ बना दिया, ठीक है। तो ई बिंदु जो है वो क्या दर्शाता है, सामान्य लाभ को। मतलब दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों की कीमत उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। जितनी साधनों की सीमांत उत्पादकता है उनको मिलने वाला जो पेमेंट है, उनका जो पारिश्रमिक है वो भी क्या होता है, उनकी उत्पादकता के बराबर होता है। MRP, ARP, MFC और AFC ये सब क्या होता है, दीर्घकाल में बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वितरण का सीमा